तो ये क्लास 11th का सेट का पार्ट 2 है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सबसेट उपसमुच्चय। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि A इज इक्वल टू A, B और C, कि कोई सेट A है और इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स A, B एंड C, और कोई सेट है B और इसके एलिमेंट है A, C, B और X। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और वो है A, C, B, X। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में हैं। A भी है, B भी है और C भी है। तो अगर किसी एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं सारे के सारे, तो समझ लेना कि वो सेट जो है दूसरे वाले का सबसेट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A सबसेट है B का। क्यों है? क्योंकि जितने भी एलिमेंट A में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो है सेट B में है, इसलिए जो है A सबसेट हो गया B का। और इस तरीके से इसका मैथमेटिकल सिंबल है ये। लेकिन हम B सबसेट है A का ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि B का एक एलिमेंट X जो है वो A में नहीं है। B के सारे एलिमेंट नहीं है A में, A के एलिमेंट है सारे B में। तो अगर हमें इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे कि B सबसेट नहीं है। इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, B सबसेट नहीं है किसका? A का। तो अगर सबसेट नहीं है तो इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, और अगर सबसेट है तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट है X और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, और कोई दूसरा सेट है Y और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 4, 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सेट X है इसके सारे एलिमेंट सेट Y में हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे भी 1, 2 ये है और 3 ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X सबसेट है Y का, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसमें हैं। पर यहाँ पे भी जो है इस केस में हम ये नहीं लिख सकते कि Y सबसेट है किसका? X का। नहीं है ये, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो X में नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है सबसेट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये सेट A है, इसके एलिमेंट A, B, C है। सेट B था, उसके एलिमेंट A, B, C, X थे। तो A जो था सबसेट था B का, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं कि A सबसेट है B का, इस तरीके से दिखाया जाता है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, डबल इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके, स्मॉल ब्रैकेट लगा करके, X एलिमेंट A इम्प्लाइज दैट X एलिमेंट ऑफ B। ये इस तरीके से मैथमेटिकली लिखा जाता है इसको। अगर A सबसेट है B का तो डबल इम्प्लाइज दैट X एलिमेंट है A इम्प्लाइज दैट X एलिमेंट ऑफ B। तो इसको समझते हैं जरा, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये डबल इम्प्लाइज होता है और ये सिंगल इम्प्लाइज होता है। तो सिंगल इम्प्लाइज को देखते हैं, सिंगल इम्प्लाइज क्या होता है। तो ये केवल एक तरफ इशारा करता है, सिंगल इम्प्लाइज। ये बताता है कि अगर X A का एलिमेंट है तो फिर ये 101% कन्फर्म है कि X जो है B का भी एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस X की जगह में यहाँ पे A रखूँ, क्योंकि A जो है A का एलिमेंट है, तो A एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाइज दैट A एलिमेंट ऑफ B बिल्कुल है B में। ऐसे अगर मैं A का कोई भी एलिमेंट रख दूँ, यहाँ पे B रखूँ, C रखूँ, तो बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखेंगे कुछ, मान लीजिए मैंने B का कोई एलिमेंट रख दिया यहाँ पे, B का एलिमेंट यहाँ पे हम देखते हैं ये X है। तो अगर मैंने यहाँ पे X को रख दिया, X एलिमेंट ऑफ B, तो ये कभी भी जो है X एलिमेंट ऑफ A नहीं होगा। अच्छा, ये एज ए सिंबल ले रखा है हमने, ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस C की जगह में P ले लिया। नहीं तो कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो X एलिमेंट B है तो X तो ये X एलिमेंट ऑलरेडी A लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, तो मैंने चेंज कर दिया उसको। अभी भी जो है A के जो एलिमेंट है वो A, B, C हैं, B के एलिमेंट A, B, C और P हैं, और A जो है अभी भी सबसेट है B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट उसमें हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम यहाँ पे P रखें, अब B का कोई ले लें, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर कि X एलिमेंट है B का, ये P वाला P एलिमेंट है B का, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इधर की तरफ नहीं चलता, ये इम्प्लाइज केवल एक साइड चलता है, ये इधर की तरफ नहीं चलता। ये नहीं बताएगा कि ये फिर P एलिमेंट A का गलत है वो। तो इधर से कंफर्म है, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में होंगे, लेकिन B के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है वो A में हो, तो सिंगल इम्प्लाइज।
और इस डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? डबल इम्प्लाइज दोनों साइड चलता है कि अगर ऐसा है तो ये भी होगा और अगर ये है तो ऐसा भी होगा। अगर हमें ये पता है कि ए सबसेट है बी का, तो जो डेफिनेशन बोलती है वो ये कहती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब हमें ये पता चल गया कि एक्स ए का एलिमेंट है तो वो 101% बी में भी होना चाहिए, तो ये इम्प्लाइज। और अगर हमें ये पता चल गया कि एक्स ए का एलिमेंट है और इम्प्लाइज दैट एक्स बी का भी एलिमेंट है, यानी कि एक्स के ए के सारे ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो, इसका मतलब हो गया कि वो एक्स बी में भी है, तो फिर 101% ए जो है सबसेट होगा बी का। तो डबल इम्प्लाइज दोनों साइड चलता है और सिंगल इम्प्लाइज केवल एक साइड चलता है। कई बच्चे छोटी क्लासेस 10th में है इस साइन का यूज जो है इक्वल टू की जगह में करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इक्वल टू बिल्कुल अलग हो गया और इम्प्लाइज का साइन अलग हो गया। तो 11th में जो है इस चीज़ से बचना चाहिए। इक्वल टू और इम्प्लाइज दोनों अलग अलग है, ये आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। इन सुपरसेट यानी कि उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, इनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या है। तो मान लीजिए कि फिर से कोई एग्जांपल है हमारे पास ए सेट ए और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी में जो है 1 2 3 और एक 4, ऐसे करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी का अगर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तो हम बोलते हैं जो ए है वो प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय है किसका? बी का। तो और इसको दिखाते हैं ऐसे करके, ए इसको लिखते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इस तरीके से दिखाते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा सेट है ई इज इक्वल टू है एक्स और वाई, और यहाँ पे एक और सेट है एफ इज इक्वल टू है एक्स वाई जेड पी। तो यहाँ पे भी जो ये सेट ई है, ये सेट ई जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका? एफ का। क्यों हुआ? क्योंकि ई के सारे एलिमेंट एफ में है और एफ का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ई में ना हो। तो यहाँ तो इसके 2 एलिमेंट है जो ई में नहीं है, एक पी है और दूसरा जेड है। तो इस तरीके से ये जो है हम क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट है। और ये जो सुपर सेट है जिसको हम अधिसमुच्चय बोलते हैं, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब बी जो है उसका क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट का इस तरीके से सिंबल होता है, इसको लिख सकते हैं हम बी सुपर सेट है ए का। और ऐसे ही यहाँ पे जो है एफ जो है वो सुपर सेट है किसका? ई का। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो समझ लेना कि बी उसका सुपर सेट है, ठीक है। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तो जो है ए बी का कैसे हो जाता है? प्रॉपर सबसेट, और बी जो है उसका सुपर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला जो सिंबल था, जब हम लिखते थे ए सबसेट है बी का और ए सबसेट है बी का, इन दोनों में क्या फ़र्क है? भैया प्रश्न उठता है कि ये जो अभी हमने पहले पढ़ा कि ए सबसेट है बी का और ए प्रॉपर सेट है बी का, इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे एक सेट है ए पी क्यू आर एस और बी दूसरा सेट है पी क्यू आर एस। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ए प्रॉपर सेट है बी का। दोनों तरीके से लिख सकते हो तुम। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में सही कौन, किसको लिखना चाहिए? तो ये दोनों ही सही है, दोनों को लिख सकते हो आप लोग। ए प्रॉपर सबसेट है बी का और ए सबसेट है बी का। इसका मतलब ये होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर हमें ये कन्फर्म है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी का कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं फिर ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो यहाँ पे कन्फर्म है
तो यहाँ पे हम जो है इसको लिखेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सुपर सेट है ए का। इस कंडीशन में हम ऐसे लिखते हैं। और अगर कोई इसको ऐसे लिख देता है ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी का, इस सिंबल से दिखाता है इसको, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है, इस सिंबल के दो मतलब निकलते हैं, उसको समझते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं तो इसके दो मतलब निकलते हैं। मतलब ये दो चीज़ों को बताता है कि भाई या तो ये है या इनमें से ये है, इन दोनों में से कोई एक है। तो ये दोनों को दिखाता है। इसका मतलब हुआ कि या तो ए बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, या तो ए बी का सबसेट है, या फिर ए बी के इक्वल है। और तो इसका पहला मतलब हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा मतलब हो गया इसका सेकेंड कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है और बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में है। और इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं ये ए सबसेट ऑफ बी का कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है। इसका मतलब ये होता है बस कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। लेकिन ये वाला जो होता है ये बताता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, और ये इक्वल टू इस इक्वल टू से दिखाया जा सकता है इसको। तो ये दोनों को दिखाता है कि या तो ये है या ये है। और अगर हमें दो सेटों को इक्वल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, दोनों को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको दो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये तभी हो सकता है जब सेट ए सबसेट होना चाहिए बी का एंड बी सबसेट होना चाहिए ए का। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात को समझते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके एक सेट ए है जिसमें दे रखा है ए इज इक्वल टू पी क्यू आर और बी इज इक्वल टू दे रखा है पी क्यू आर एस, तो क्या लिखना चाहिए हमको, ए सबसेट ऑफ बी एस इस सिंबल से लिखना चाहिए या इस सिंबल से लिखना चाहिए, इसको किस तरीके से लिखना चाहिए, या इस तरीके से लिखना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से कौन सही है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये तीनों ही सही हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इसको हम तीन तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो ऐसे लिखा जा सकता था, नंबर 1, नंबर 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, अगर हमें ये पता चल जाए कि बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो फिर वो ए उसका प्रॉपर सबसेट होता है और उसको इस तरीके से लिखना चाहिए। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसेट यानी कि उपसमुच्चय से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। पहला है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय जो है खुद का भी उपसमुच्चय होता है, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए। भाई फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए। भाई ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट है वो अपना खुद का सबसेट होता है, सिंपल। दूसरा, द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर किसी का उपसमुच्चय है। तो एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से दिखाते थे फाई से या एक इस तरीके से एक सिंगल ब्रैकेट, जो एम्प्टी ब्रैकेट होता था इस तरीके से दिखाते थे। ज़्यादातर हम इसको फाई से दिखाते हैं। तो जो नल सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई जो है ये सबसेट है किसका, ए का। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई प्रॉपर सबसेट भी होता है हर किसी का, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, या एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। प्रॉपर वाला बोलेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, ये भी लिखोगे तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह सकता कोई इसको। नेक्स्ट, क्योंकि इसका मतलब दोनों ही है कि या आ जाता है इसमें या। अगला नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फिनिट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। इसको समझते हैं जरा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई सेट है ए और इसमें 1
2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब इन 3 एलिमेंटों को लेकर के हम कितने सबसेट बना सकते हैं? तो मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ? मैं बना सकता हूँ इसमें, एक तो मैं 1 लिख सकता हूँ, दूसरा मैं 2 लिख सकता हूँ, तीसरा मैं 3 लिख सकता हूँ। तो 3 सबसेट बन गए, इसके सबसेट बन रहे हैं। एक एक कितने सबसेट बना सकते हैं हम इन एलिमेंटों से? तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। दूसरा हम 2 2 करके ले सकते थे, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी सेट ए के सबसेट है, ये 1 2, इनके बीच में कॉमा लगा देना चाहिए। तो ये 1 2 2 3 3 1 ये भी इसके सबसेट है। एक और है 1 2 3, ये वाला। अभी हमने पढ़ा था कि जो 5 होता है नल सेट वो हर किसी का सबसेट होता है, तो इसका मतलब 5 भी इसका एक सबसेट होगा। तो अब इनको गिनो जरा, कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। ये हमें कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फिनिट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3। n एलिमेंट इज 2 की पावर n। तो यानी कि 2 की पावर n की जगह में कितना रखेंगे? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। तो अगर कोई सेट है और उससे हमें ये पता लगाना है कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो उसके एलिमेंटों को गिनो। तो जैसे हमने इसके एलिमेंट गिने 3 और उसको 2 की पावर बना दो, 2 के ऊपर लिख दो। तो 2 के ऊपर लिख दिया 3, तो ये कितना दिखा रहा है? 2 2 जा 4 2 जा 8। और यहाँ पे हमने सारे सबसेट बना रखे हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट हो, अगर और होता ये यहाँ तक 10 तक होता, तब कितने बनाए जा सकते थे? इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते थे? 2 की पावर 10। तो ये जो भी आंसर आएगा इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेट हैं, जैसे सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। n जो है प्राकृतिक संख्याओं को दिखाता है, तो ये 1 2 3 4 होती है। उसके बाद जो z है ये इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़ा, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। तो 0 पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने, ये उसका सेट है। और ये जो q है ये रेशनल नंबर को दिखाता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते थे जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। लिख देता हूँ इसको p/q, आदत होगी तुम लोगों को p/q की। तो यहाँ पे लिख देते हैं p/q एंड p/q एलिमेंट ऑफ z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th में, कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों जो है एलिमेंट होने चाहिए किसके? z के। z मीन्स इंटीजर्स। तो वो जो है क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा और भी नंबर होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो जो रियल नंबर होता है, ये जितने भी सेट लिखे गए हैं यहाँ पे n z q, ये सारे के सारे जो है किसके सबसेट है? रियल नंबर के। रियल नंबर के अंडर में आते हैं। रियल नंबर के सबसेट हैं ये भी और ये भी। रियल नंबर को दिखाने के लिए एक अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ ऐसे करके, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से -2 से लेकर के और 3 तक के, -2 से लेकर के 3 तक के सारे रियल नंबर दिखाने हैं। रियल नंबर का मतलब, रियल नंबर जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 से लेकर 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इन्फिनिटिव, अनंत नंबर होते हैं। अब उनको कैसे करके दिखाएंगे? अगर हमको मान लीजिए -2 से लेकर के 3 तक के सारे बीच के सारे नंबर दिखाने, तो कैसे करके लिखेंगे हम उसको? तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। मुझे दिखाना है -2 से लेकर के 3 तक के बीच में, तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे कि x एलिमेंट ऑफ r, यानी कि x जो है रियल नंबर है, एंड x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेकर के यहाँ तक दिखाना था मुझे, तो 3 से लेकर के और -2, यानी कि -2 से लेकर के 3 तक। ये लिखने का तरीका है। इसको इस तरीके से लिखे जाते हैं रियल नंबरों को। इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन खींच रखी है, और नंबर लाइन जो है -∞ से लेकर के +∞ तक होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 0 है, 0 से आगे 1 2 3 है, और इसके पीछे -1 -2 -3 है, और इसके बीच में 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, इन्फिनेटिव नंबर। यहाँ से 1 से लेकर के 2 के बीच में भी इन्फिनेटिव, ये सारे रियल नंबर है। अब सपोज करो कि मेरे को
कुछ रियल नंबर बताने हैं मेरे को, यहाँ से -2 से लेकर के और सपोज करो 3 तक के, इसको लिखना है कि ये रियल नंबर, इन रियल नंबरों को लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे हम? तो इसके हमारे पास 2-3 तरीके हैं, देखते हैं जरा। कुछ वेरिएबल ले लेंगे, x एलिमेंट ऑफ r, यानी कि x रियल नंबर है, और ये कैसा है, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देंगे कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है। तो हमें दिखाना था -2 से लेकर के, -2 से लेकर के और 3 तक, तो ऐसे करके लिख देंगे -2 to 3, एक तरीका ये। दूसरा तरीका हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू -2, 3, और इसको इस तरीके के ब्रैकेट से लिखते हैं। यहां पे तुम देख रहे हो इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब -2 और -3 इंक्लूड है इसमें। इंक्लूड का मतलब ये भी गिने जा रहे हैं, इसके बीच के नहीं। और इसको नंबर लाइन पे अगर हमें दिखाना हो तो नंबर लाइन में हम कैसे करके दिखाते हैं, -2 से लेकर के और यहां तक की पूरी लाइन को ऐसे करके डार्क कर देते, और यहाँ पे ये जो 2 और 3 वाला है, यहाँ पे भी ये जो हम सर्कल बनाते हैं इसको भी डार्क कर दो, गोले को गाढ़ा होना चाहिए, और इस तरह से ये पूरी लाइन को इस तरीके से दिखा देते हैं। तो यहाँ से लेकर के -2 से लेकर के 3 तक के जितने भी रियल नंबर है वो सब आ गए। तो अगर नंबर लाइन में दिखाना है तो इस तरीके से दिखाते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन ये अब आप लोगों के लिए नया है। अगर वैसे दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाते हैं, सिंबल से। ये दिखाता है कि x एक रियल नंबर है और उसकी वैल्यू जो है -2 से लेकर के 3 तक के बीच में है, और ये भी इंक्लूड है, यानी कि -2 और 3 भी हो सकती है। और एक ब्रैकेट तरीके से इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, x इज इक्वल टू -2। ये जो तुम देख रहे हो ये वाला ब्रैकेट बताता है कि इसमें -2 और 3 भी इंक्लूड है, और इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। इस तरह के इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये जो है क्लोज इंटरवल। अब अगर मान लीजिए हमको रियल नंबर लिखने हैं किसके बीच में, -2 से लेके 3 के बीच में, और उसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करो कि ये यहाँ पे ये जो गोले बनाए थे हमने, इनको हम ऐसे करके बनाएंगे, डार्क नहीं करना इसको, ऐसे करके रखना है इसको। और यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा दो, ये वाले इक्वल टू के साइन ये हट गए। तो इसका मतलब हो गया x एलिमेंट ऑफ r, और x की जो वैल्यू है वो -2 से लेके 3 के बीच में है। अब इक्वल टू के साइन में, अब ये इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे क्या करना है, ये वाले ब्रैकेट यूज नहीं करने हैं, इस ब्रैकेट को हटाओ और इसकी जगह में ये वाले ब्रैकेट यूज करो। तो इसका मतलब होता है कि इसमें -2 और 3 इंक्लूड नहीं है। और अब इसको क्लोज्ड इंटरवल नहीं बोलते, बल्कि इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? बस बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए सपोज करो कि आपको -2 को तो इंक्लूड करना है लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना। भाई मान लीजिए हम ऐसे रियल नंबर लिखना चाह रहे हैं कि जिसमें -2 तो इंक्लूड हो लेकिन 3 ना हो, यानी कि -2 से लेकर 3 तक के रियल नंबर लिखना चाह रहे हैं हम, -2 इंक्लूड होना चाहिए लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब तो -2 को इंक्लूड करो, इसको डार्क कर दो फिर से, और इसको ऐसे ही रहने दो। तो नंबर लाइन पे तो ये आ गया, इसका मतलब है कि -2 इंक्लूड है। और यहाँ पे अब फिर से इक्वल टू का साइन लगा दो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 अब इसमें इंक्लूड हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है इसको फिर से ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो। तो इसका मतलब है -2 तो इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। और अब इसको बोलते हैं, अब ये ओपन इंटरवल नहीं रह गया, अब इसको बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से दिखा देते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि 3 को तो इंक्लूड करना है लेकिन -2 को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ से इसको हटाओ, इसको जो है डार्क नहीं करना, और जिसको इंक्लूड करना है उसको डार्क कर दो। यहाँ पे डार्क कर दिया, यहाँ पे से ये वाला साइन हट जाएगा, यहाँ पे लगेगा इक्वल टू का साइन। ठीक है, x की वैल्यू जो है 3 और -2 से 3 के बीच में, और उसमें 3 इंक्लूड है, इसका मतलब ये हो गया। और ये वाला ब्रैकेट चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे तो लगेगा ये वाला ब्रैकेट क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे लग जाएगा ये वाला। और अब ये सेमी क्लोज इंटरवल नहीं रह गया, अब ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये यहाँ पे, तो इस तरीके से दिखा देते हैं हम। तो रियल नंबर को दिखाने का ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पे मैंने ये नंबर लाइनें कंस्ट्रक्ट कर रखी हैं। मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ये नंबर लाइन पे 2 इंटीजर्स हैं a और b। a जो है लेस देन है b से, यानी कि b बड़ा है और a छोटा है। और ये जो नंबर लाइन है
आप लोग जानते हैं जो नंबर लाइन होती है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर हमें ए से लेकर के बी तक के सारे रियल नंबर दिखाने हैं, यहाँ पे बीच में जितने भी हैं, तो नंबर लाइन पे तो हम क्या करते थे, इसको डार्क कर देते थे ऐसे करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डार्क कर दो, और अगर ये इंक्लूड है इसमें ए और बी तो इसको भी हम डार्क कर देते थे, और इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को कैसे करके दिखाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि x एलिमेंट ऑफ r, x जो है वो एलिमेंट है और r का, एंड x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, a से b के बीच में है, और a और b दोनों इंक्लूड है इसमें, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। x एलिमेंट ऑफ r और x की जो वैल्यू है वो a से लेकर के b तक के बीच में है, और उसमें a और b भी इंक्लूड है। जितने भी वैल्यूज हैं a से b के बीच में वो और a और b वो दोनों इसमें इंक्लूड है, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इसको इस तरीके से दिखाते हैं, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a और b, ऐसे करके इसमें जो है बिग ब्रैकेट बना देते हैं इसको, इस तरीके से दिखाने, ये इसको दिखाने का तरीका है। मान लीजिए दो रियल नंबर हैं a और b, हमें पता है a जो है a लेस देन है b, यानी कि b बड़ा है a से, तो इसके बीच के अगर सारे रियल नंबरों को दिखाना हो जिसमें कि a और b को भी इंक्लूड करना हो तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, पहला तरीका है कि x एलिमेंट ऑफ r एंड x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन और इक्वल टू b, तो इसका, और तीसरा तरीका ऐसा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये वाला तरीका यूज होता है, हम इस तरीके से लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब हो गया कि x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू जो है a और b के बीच में है, जिसमें a और b दोनों इंक्लूड है। अब नेक्स्ट है इसमें ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इसमें जो x एलिमेंट ऑफ r एंड x की जो वैल्यू है वो, इसमें ये इक्वल टू का साइन नहीं आता, a से लेकर के b के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है a से b के बीच में, जिसमें a और b इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बीच वाली लाइन को डार्क कर देते हैं। तो नंबर लाइन में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाएंगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a कॉमा b, और इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए। अब आते हैं इसमें सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए x एलिमेंट है r का, और x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, a और b के, और उसमें a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूड है, तो b को इंक्लूड कर दिया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे, x इज इक्वल टू a इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और b इंक्लूड है तो इस तरीके से बिग ब्रैकेट लगा दो इसमें। तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है इसको। तीसरा है हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ r, और जो x की वैल्यू है वो a से b के बीच में है, और उसमें a इंक्लूड है, तो a इंक्लूड है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे, a इंक्लूड हो गया। और ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में, और उसमें a इंक्लूड है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, हम रियल नंबरों को लिखने का ये तरीका है। तो रियल नंबरों को जो है इंटरवल्स में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। तो इनकी मदद से हम कहीं से भी किसी भी रियल नंबर को लिख सकते हैं, ये रियल नंबर को लिखने का तरीका है। अब है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय, इसको देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आप लोगों ने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे ऊपर आता है रियल नंबर। रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है दो पार्ट्स में टूटी हुई हैं, एक होता है इसमें रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद दोबारा से रेशनल नंबर में जो है कई नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में जो है इसमें इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, और यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है डेसिमल्स आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आ जाते हैं किसमें, इरेशनल नंबर में। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको
कि अगर हम जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब सारे के सारे कहाँ आते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंडर में आते हैं सारे के सारे। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो क्या होता है, जिसके सारे के सारे जितने भी सेट हम पढ़ रहे हैं वो सब का सुपर सेट होता है वो। यानी कि ये सारे के सारे, ये जैसे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, ये क्या है? ये सबसेट है किसके? रियल नंबर के। तो रियल नंबर इन सब का सुपर सेट है। तो अगर बहुत सारे सेटों का, जैसे हम यहाँ पे रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर, इंटीजर, इवन, ये जितने भी नंबर इसके नीचे आते हैं वो सारे के सारे इसके सबसेट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है इसका, क्योंकि जितने भी नंबर आते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर सबसे टॉप पे है, तो रियल नंबर जो है उसका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए सपोज करो हम ट्रायंगलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम उसमें पढ़ रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन होगा? ट्रायंगल उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझाता हूँ मैं ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यहाँ पे एक सेट है और इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 4 100 तक है, और यहाँ पे बाकी और सेट लिखे गए हैं, ये बी सी डी। तो ये जितने भी यहाँ पे इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो 1 से 100 के बीच में है सारे के सारे। मैं और भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे और नंबर लिखूँ जो 1 से लेकर के 100 के बीच में आए हैं, तो हम ये मान क्या होगा फिर उससे? ये जो ऊपर वाला सेट है ए, ये सबका सुपर सेट होगा। यानी कि जितने भी ये जो बी सी डी हैं ये सबसेट है इसके ए के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ए जो है इनका यूनिवर्सल सेट है। क्यों है यूनिवर्सल सेट? क्योंकि इसके सबके एलिमेंट जो है उसमें है। तो अगर बहुत सारे सेट के एलिमेंट किसी एक सेट में हों तो वो उनका यूनिवर्सल सेट हो गया, और उन्हीं के बारे में अगर हम पढ़ रहे हो तो हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है पावर सेट, घात समुच्चय। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट है ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब इस सेट ए से हम कितने सबसेट बना सकते हैं उसी को जो है पावर सेट बोलते हैं, और इसको जो है पी ए से दिखाते हैं ऐसे करके। तो कितने, इन्हीं एलिमेंटों को लेना है बस, एक्स वाई जेड, इनको लेकर के क्या बनाने? सबसेट बनाने। कितने सबसेट बना सकते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो पहला सेट तो बन गया एक्स, यहाँ पे कॉमा लगाते रहेंगे। दूसरा सेट बन गया वाई, तीसरा सेट बन गया जेड। दो दो एलिमेंट करके ले लेते हैं, एक्स वाई, यहाँ पे कॉमा, वाई जेड, फिर यहाँ पे जेड एक्स, उसके बाद ले लिया एक्स वाई जेड। ये सारे के सारे जो है ये पावर ऑफ सेट आ गया। यानी कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं इन्हीं एलिमेंट से। तो ये एक एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, और एक तीनों को ले लिया एक्स वाई जेड। और एक जो है हम इसमें नल सेट ले सकते हैं क्या? लेना चाहिए, नल सेट ले लिया। तो ये सारे के सारे जो है क्या आ गया? ये पावर ऑफ सेट ऑफ ए, इसको बोलते हैं। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। इसके अलावा हमने जो है यूनिवर्सल सेट, पावर ऑफ सेट और रियल नंबर को किस तरीके से दिखाया जाता है, उनके जो इंटरवल्स होते हैं उनको पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई परेशानी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।